अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। दुनिया भर के अंदर इस वक्त ईरान, अमेरिका, इसराइल तनाज़ा जो है वो ये तवील होता नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो कि सदर अमेरिका हैं उनकी तरफ से जो सीज़ फायर है उसे लामहदूद वक्त तक जो है वो दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जो कि 14 रोज़ का पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया। सीज़ फायर हुआ, एक इस्लामाबाद अकार्ड के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर एक बैठक सजी, मुज़ाकरात हुए, कामयाबी ना हुई, फिर दूसरी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिश, मुज़ाकराती बैठक और सब कुछ अभी चल रहा है। सुलह और इसके अंदर जो फ़वाइद पाकिस्तान हासिल करना चाहता है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को इस पूरे रीजन के अंदर मिल रहा है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, तुर्किया, मिस्र, कतर और जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं और बल्कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के अंदर जो ममालिक हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर कायल नज़र आते हैं, जिसमें सबसे बड़े हमारे चढ़ते पंजाब से सिख बरदरी ने हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को जो है नोबल इनाम के लिए नामज़द किया है। तो ये बेसिकली रिकग्नाइजेशन है कि पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए, कि इस किरदार को, जिस पाकिस्तान को कभी दहशतगर्द कहा जाता था, दहशतगर्दी मुल्क कहा जाता था, यहाँ से पनाहगाहें हैं, लेकिन उस पाकिस्तान ने साबित किया कि उसने एरेडिकेशन की उन तमाम लोगों की, और फिर पाकिस्तान को इस नहेज पे पहुंचाया कि आज दुनिया की सालसी इस्लामाबाद में हो रही है। हमारे साथ जब हम बात करेंगे इसकी, तो पाकिस्तान की देखें, पूरी दुनिया की अंदर इस वक्त कसाद बाजारी बढ़ रही है। मौशत जो है, यानी कि ज़रिए मुआश जो है वो सबसे बड़ा मसला होता है, और मुआशी मसला है, मुआशी लड़ाई है और मुआश के सारे मसले हैं। तो मुआश के ऊपर जब बात करेंगे तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि अभी हालिया आदाद-ओ-शुमार आए हैं उसके मुताबिक कुछ डाउनफॉल का शिकार है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बारहा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस सफारती सतह के ऊपर कामयाबी को इस्तेमाल करे, इसका फ़ायदा उठाए और पाकिस्तान अपनी मंडियाँ और अपना जो मौशत का रुझान है या दायरा कार से वसी करे, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो सके। इंडस्ट्रिस्ट बारहा बड़ी देर से मुतालबा करें, जिसके अंदर वज़ारत दाखिला ने अभी रिसेंट ऐलान किया, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था इनको पासपोर्ट दिए जाएंगे मुख्तलिफ, तो वज़ारत दाखिला ने कहा कि इस पर पासपोर्ट्स का इजरा और इस हवाले से चीज़ें की जाएंगी। पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने यह भी मुतालबा किया कि एक इस वक्त एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर पैसा वापस लेके आ जाए। ये सारे स्पेकुलेशंस, ये बातें, ये सब कुछ चल रहा है। हम आज फैसलाबाद के पाकिस्तान के बल्कि बड़े कारोबारी अफराद से गुफ्तगू करेंगे कि वो इस वक्त सिनेरियो को कैसे भांप रहे हैं, आने वाले दिन रोशन देख रहे हैं, तारीख देख रहे हैं, उनका मौक़िफ़ लेंगे। सबसे पहले शाइक जवेद साहब मौजूद हैं जेके ग्रुप से, इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। शाइक भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इब्तदाइया थोड़ा लंबा हो गया, वो कहते कुछ हवाले देने होते लंबे कर लेते। हाँ, क्या समझते हैं सिचुएशन को आप एज आ बिजनेसमैन, एज आ इकनॉमिक एक्सपर्ट, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने न्यूज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दी। ये जो वॉर है, जैसे आपने खुद कहा कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिगेस्ट वॉर है, तो इसके इम्पैक्ट्स तो अनलिमिटेड हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके इम्पैक्ट्स हमें अभी तक नहीं पता लगेंगे जब तक ये वॉर ख़त्म ना हो। इसके फॉल आउट्स क्या हैं हमें कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का, वो हमें तभी पता लगेगा। अभी तो हम सब मसरूफ़ हैं इसको रोकने में। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट हमारी गवर्नमेंट, हमारे फील्ड मार्शल साहब, दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब, जो उन्होंने इसमें मीडिएशन करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब का बार बार ईरान जाना, फिर वाशिंगटन जाना, उनको इंगेज रखना डिप्लोमेटिकली, आई थिंक हमने सारे बॉक्सेस चेक किए हैं एंड इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड एट द हाईएस्ट लेवल। इससे बेहतर हम काम नहीं कर सकते थे और इसकी वजह से हर न्यूज़ रूम में इस वक्त इस्लामाबाद टॉक्स है। इससे बड़ी रिकग्निशन आपको नहीं मिल सकती। मेरी दुआ है कि वो कामयाब हों, और वो कामयाबी इसलिए कि वो पूरी दुनिया के लिए ये जो वॉर है ये एक नासूर तरफ बनी हुई है, क्योंकि इसके जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ऑयल रुक गया। जब ऑयल ऊपर जाएगा तो हर जगह इन्फ्लेशन होगी। जब इन्फ्लेशन होगी तो जो एक कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी मुश्किल होगी, और डेफिनेटली उससे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नीचे जाएगा। दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन, एंड आई थिंक पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है वो बहुत कमाल है, और आई सिंसियरली होप कि उसमें वो कामयाब हो। कमिंग बैक टू अस, पाकिस्तान इकॉनमी, आई थिंक कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको, जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं उनके थ्रू हम अपनी इंडस्ट्री जितना प्रमोट कर सकते हैं हम करें, और हमें
गैस पाइपलाइन अगर ईरान से जो हमारी बिछी हुई है, इफ़ यू कैन गेट चीपर गैस, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री जो है ना वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। एंड दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर सकें और यूएस से टैरिफ्स नेगोशिएट कर सकें, विच इज़ अ बिग चंक। हमें उसमें एक मार्क डिस्टिंक्शन मिल सकती है। अब आई डू नॉट नो वहाँ पर जो डिस्कशन हाईएस्ट लेवल हो रही है वो क्या हो रही है, बट आई थिंक दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडस्ट्री। और इफ़ द कार्ड्स आर प्लेड राइट, दिस कैन बी अ गोल्ड माइन डील फॉर पाकिस्तान। अच्छा, आप समझते हैं कि मईशत का जो इस वक्त बहरान है पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, बिलाशुबा हम थोड़ा तनकीद ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन हम एक प्रिडिक्शन ये करते हैं जंग, क्योंकि पाकिस्तान की जो कोशिश है हमें बड़ी कभी उम्मीद है ये कामयाबी की तरफ सब कुछ सिमट जाएगा, लेकिन जब दुनिया इस वर्ल्ड वॉर को रुकने के बाद दोबारा खुलेगी तो वो जो आप एक्सपेंडिचर्स कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं, तो हमारे हमसाए मुल्क को हम अपने कंपेटिटर्स कहते हैं, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम के ऊपर भारी भरकम साबित हो सकते हैं। तो क्या हम उस पूरे दौर के अंदर ईरान के हमसाए होने के नाते उस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए चीपर रेट्स के अंदर चीज़ों को लेकर चल सकते हैं? आप बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि जी वॉर होने के इमीडिएट बाद ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। ओके, बिकॉज डेफिनेटली इट टेक्स टाइम। हर चीज़ का एक वक्त है, मुकर्रर है जिसमें वो होनी है। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी उनके साथ डील हो जाती है, जो मीडिएशन में हमें कोई ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जहाँ हमारा ईरान से ट्रेड हो जाए, यूएस से टैरिफ्स हो जाए, टैरिफ्स का तो इमीडिएट इम्पैक्ट आपको आना शुरू हो जाएगा, पर गैस पाइपलाइन में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। जहाँ तक बात है आपके हमसाए ममालिक की, एज सुन एज आपको हमें जब चीज़ें सामने आएंगी कि जी डील में हुआ क्या, व्हाट डिड वी गेट आउट ऑफ इट एंड व्हाट वाज आवर रोल, तो उसके बाद ही विल बी एबल टू कमेंट बेटर कि हमारे साथ क्या होना है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक कि इसका इमीडिएट इम्पैक्ट, सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव इस वक्त भी हो गया पाकिस्तान का, एंड दिस कैन बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, क्योंकि जितना इस वक्त डैमेज हो चुका है ना, इसके रिप्रकशन भी तो आने। आज भी आप वॉर बंद हो जाए, अल्लाह करे आज ही बंद हो जाए, तो जो 1.5 महीना या 2 महीने वॉर चली है, जो उसके रिप्रकशन है, उसने भी तो उसका ब्रांड भी तो किसी ने फेस करना है। इन्फ्लेशन हर मुल्क में आनी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम से खरीदी जाती है। डिस्पोजेबल इनकम तो शॉर्ट हो गई, तो डिस्पोजेबल इनकम आपकी जो नेसेसिटी है उस पर लग गई, तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग पर्सनली अ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड इन शॉर्ट टर्म, बिकॉज ऑफ क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी तो लोग टेबल पे खाना लाएंगे या अपने कपड़े खरीदेंगे या बेडशीट्स खरीदेंगे या जीन्स खरीदेंगे, उन्होंने तो अपनी नेसेसिटी पहले पूरी करनी है। तो एक शॉर्ट टर्म में आपको एक वी शुड बी रेडी फॉर इट, और ये नेचुरल चीज़ है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये 3 महीने 6 महीने इसका इम्पैक्ट आ सकता है, और वी शुड बी रेडी कि इसको, इस इम्पैक्ट को हमें नेविगेट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू डू, आई थिंक देन द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट इंशाल्लाह। अप्रैल का महीना इख्तिताम को जा रहा है, मई आएगा और इसके अंदर गवर्नमेंट अभी बजट और बजट की चीज़ों के ऊपर अभी बातें शुरू हो गई हैं कि नई कार पॉलिसी कार पॉलिसी आ रही है, नई डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर गुफ्तगू होना शुरू होगी, जैसे पीटीए टैक्स कम होने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें कायमा कमेटीज़ ने काम शुरू कर दी है। आप टेक्सटाइल के हवाले से क्या डिमांड करेंगे कि आने वाली जो बजट है 2026-27 फाइनेंशियल ईयर, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? गवर्नमेंट का से बहुत बड़ा चंक आपका रिफंड्स का मौजूद है, DLTL का मौजूद है, अगर आप खुद कह रहे हैं कि कसाद बाज़ारी और ये ख़ास तौर पर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी आना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे जाना है। तो जब महंगा होगा तो बेसिक नेसेसिटी कपड़े नहीं है, बेसिक नेसेसिटी फूड है, तो फिर दुनिया ने जब आना है तो हम नेक्स्ट बजट में क्या एक्सपेक्ट करें? गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होगा? जी सर, 2 चीज़ें हैं जिसके हमें काम करना है। एक, सबसे पहले हमें ना गवर्नमेंट को अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है। डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये स्लोगन है कि एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो विजन तो बहुत अच्छा है, बट उसके ऊपर काम लिहाज से नहीं हो रहा। सिर्फ कहने से एक्सपोर्ट नहीं हो जाती। इस वक्त बिजली हमारी पूरी रीजन में सबसे महंगी है, बिल्कुल, एंड बिजली एक आपका बहुत बड़ा चंक है इनपुट कॉस्ट, सो वी रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट। प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करते हैं जी हमने 3 महीने के लिए 23 रुपये कर दी। इंडस्ट्रीज़ 2-3 महीने की स्ट्रैटेजीज पे नहीं चलती, ये हम इसको बैंडेड कहते हैं कि जी आपने बैंडेड लगा दिए। हमने जो प्लानिंग करनी है, हमने अगले 5 साल की प्लानिंग करनी है। देयर हैज टू बी अ पॉलिसी फॉर 5 इयर्स। 3-3 माह के गाहक भी होते हैं। एग्जैक्टली।
हमें 5 साल प्लानिंग होगी तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। Exactly. लेकिन ये बात ये जो आपने कार पॉलिसी की बात की, आपने पीटीए टैक्स की बात की, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जब आपकी मईशत जो है वो बहुत अच्छा चल रही है। जब यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नॉट सेइंग कि टेक्सटाइल, एनी इंडस्ट्री, आपकी जितनी इंडस्ट्री लगेगी उतनी जॉब क्रिएशन होगी, उतनी ये गाड़ियाँ बिकेंगी, उतने ही ये पीटीए मोबाइल पे दिए जाएंगे। सो एवरीथिंग जस्ट सिंक्स वेल अगर आपकी इंडस्ट्री है। Exactly. लेकिन आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है और लोग यहाँ से, आपको पहले दुबई तो प्रॉब्लम में आ गया, लेकिन पहले आप बंदा यहाँ से दुबई जा कह रहा है कहाँ से बाहर निकलना। तो ये चीज़ें जब तक डायरेक्शन हम ठीक नहीं करेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बिजली, मार्केट रेट्स और एफबीआर को उनको थोड़ा सा रिलैक्स करवाना पड़ेगा कि भाई मतलब ठीक है, हम लोगों को सांस लेने बजट है, कहीं सांस तो लेने दें। अच्छा, एफबीआर का जब जिक्र हुआ, मैं सारी क्वेश्चन ऐड ऑन कर दूं कि एमनेस्टी आनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में पैसा वापस आता है तो इसमें हमें फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी में आता है, तो साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर क्या करना होगा? देखिए बात ये है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिडेट कि एमनेस्टी बेशक वो ले आए, बट जो एक आपका कॉमन मैन है ना, उसका घूमने पे ट्रस्ट नहीं, एफबीआर पे ट्रस्ट नहीं। एफबीआर इज प्रॉब्लम। जब आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी एमनेस्टी ले आए, उन्होंने कहा जी आज तो ले आएंगे फिर कल पकड़ लेना। सो वो ट्रस्ट पहले बिल्ड करें, उसके बाद ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। बताएंगे 5 साल 10 साल आपको पूछेगा कोई नहीं, आप पूछेगा, आप उनको दिखाएं करके। तो इसलिए आज भी देखिए आपके पास एक बहुत बड़ा चंक है ब्लैक इकोनॉमी का, वो क्यों है? बिकॉज ट्रस्ट नहीं है। नॉट दे डू नॉट वांट टू कम, दे डू नॉट वांट टू पे टैक्सेस, बिकॉज उनको पता है कि हाँ मैंने नेसेसरीली किधर अब इसके अंदर आ गए टैक्स नेट में, तो मेरा मकसद क्या होने क्या है हमें नहीं पता। सो हमें पहले अपने जो हमारा रेपुटेशन है उसको अच्छा करना है, उसके बाद मिनिस्ट्री को खुले करें, क्यों पैसा नहीं आएगा। आज आप सब ने जिसने भी दुबई पैसे रखे हुए हैं, देखें आज वो कहाँ भाग के कर रहे हैं, ये तो आपका मुल्क है ना, यहाँ से तो कहीं नहीं जाना कुछ, तो यहाँ अपने सपोर्ट करें। हम कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हम लोग क्यों अपना पैसे बाहर रखें, जब यहाँ पे आपको सारी सहूलियात होंगी तो क्या करने पैसे, कोई भी नहीं पाएगा, जरूरत ही नहीं। आई रिमेंबर जी 2014 की बात है कि द इम्प्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज का सारा पैसा पाकिस्तान में था जी, बिकॉज उस वक्त साग डार साहब 10 चीज़ें बस थिंग्स वर स्टेबल, आपकी जो आउटलुक थी बड़ी पॉजिटिव थी, और ये हमारे बिजनेस जो कम्युनिटी उसमें ऐसी डिस्कशन होती थी बाहर रख के पैसा क्या करना है, इधर रखो। ये आपको चाहिए, दिस ये इंप्रेशन जो है, ये रेपुटेशन और ये आउटलुक चाहिए, ये आप जिस दिन ले आएंगे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। बहुत शुक्रिया शाहिद जवेद साहब मौजूद थे। एक जुमला जो उन्होंने अपनी पूरी बात का लुबे लुबा, अगर मैं लुबे लुबाब कहूँ तो वो बड़ा मेन था कि बिजनेसमैन को एक ऐसा एटमॉस्फेयर, जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, सियासतदान कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो वो जुमला यही कह लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें कि कारोबारी अफराद इतना महफूज महसूस करें कि पाकिस्तान में अपना पैसा रखना महफूज हो, उनको ये टेंशन ना हो कि मैं अगर कहीं कुछ स्पेंडिंग करूँगा तो मुझे पकड़ धकड़ होगी। ये नहीं है कि अगर आपके साल के अंदर क्रेडिट कार्ड के कोई बिल ज़्यादा आपने चार्ज कर लिए तो आपको एफबीआर कहेगा ज़रा ले आओ ना, दसो कितने खर्चे। जब ये माहौल होगा, लोग जब टैक्स दे रहे होते हैं और टैक्स गुजार होते हैं तो उनको रिलैक्स किया जाता है, जो टैक्स गुजार नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाता है। लेकिन यहाँ डेफिनेटली स्क्वीज़ ऑफ किया जाता है। खुद प्राइम मिनिस्टर अपनी ओपनिंग स्पीच में ये कह देते हैं कि अदारे के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वो रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। अब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, लोग इंतज़ार में हैं, लोग पैसा लाना चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट और खुशहाली तभी होगी जब अदारे अपनी हदूद के अंदर रहते हुए चीज़ों को लेकर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त सर्कमस्टांसेस जो कि इस वक्त ख़त्े के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कसाद बाजारी, इन्फ्लेशन का बढ़ता हुआ रुझान है। डेफिनेटली हमारी मईशत भी कहीं ना कहीं बल्कि बेशतर जगहों के ऊपर मुतासर नज़र आ रही है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो हमारा बेशतर जो सप्लाई लाइन है वहाँ से आ रही है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब है, हमारा अगर एक्सपोर्ट डिक्लाइन देखें वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, टेक्सटाइल जो कमाऊ होता है वो डिक्लाइन है। तो हम जब बात करेंगे तो पाकिस्तान के टॉप 10 ग्रुप्स में से मसूद टेक्सटाइल मिल है, तो इनके साथ हम गुफ्तगू अब जब करने का आगाज़ करेंगे तो डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं नसीर ज़िया साहब, इनसे बात का आगाज़ होते हैं। नसीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप क्या देखते हैं इस वक्त ये सर्कमस्टांसेस को कैसे प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही चल रही हैं, या आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इस वक्त ईरान, अमेरिका, इसराइल तनाज़ा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा संगीन पूरी दुनिया पे हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो बिलाल साहब इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट की ही बैकबोन नहीं है बल्कि हमारी इकोनॉमी की एक बैकबोन है। बिल्कुल सही। और मैंने मल्टीपल टाइम आपके प्रोग्राम्स में भी कहा, अदर फोरम पे भी हम डिस्कस करते रहते हैं कि विदाउट टेक्सटाइल सर्वाइवल हम अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पे और फिर मजबूत नहीं बना सकते। तो यहाँ तक आज ईरान इसराइल अमेरिका की वार का है डेफिनेट, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ी है और फ्यूल की प्राइसेस भी अप हुई हैं। और फ्यूल जो है वो पेट्रोल हो, डीजल हो या अदर एनर्जी सोर्सेज हों, उनका ऑलमोस्ट जो कास्ट है उसमें 30% कंट्रीब्यूशन इंडीड। और हमारे एवरेज प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15% के राउंड अबाउट होता है। बिल्कुल सही। अब अगर कोई 15% आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो बहुत सारी फर्म जो है या तो ब्रेक इवन पे चली जाती हैं या वो लॉसेस में जानी शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो विजन नहीं है जो एक कंट्री की एक्सपोर्ट के लिए होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की उस तरीके से पार्टनरशिप नहीं है जिस तरीके से हमारे अदर कंपेटिटर कंट्रीज़, स्पेशली जो मैं कंपटीशन में टेक्सटाइल को समझता हूँ वो कंबोडिया और बांग्लादेश का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वहाँ पे एक्सपोर्ट और स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बड़ी ही अहमियत हासिल है, बल्कि उनकी एक्सपोर्ट की जब कंटेनर फैक्ट्री से निकलता है तो दे कंसिडर दैट कंटेनर एज एन एम्बुलेंस। जिस तरीके से एम्बुलेंस को सर्विस दी जाती है, मतलब इतना वो इंटेंसिटी के साथ जो है हो जाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमेशा से मैं कहता हूँ दिस इज़ वेरी कॉमन। आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो है पार्टनरशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में जिसमें आप मुशावरत करें, जो स्टेक होल्डर हैं वो लार्ज स्केल हों, मीडियम हों या स्मॉल स्केल में हों, उनसे मुशावरत के बाद पॉलिसियाँ बनाएं और फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर में। तो इफ़ दे विल पुट देयर हेड्स एंड शोल्डर टुगेदर, आई थिंक कि इसके ऊपर जो हम जो है वो इनको सेटल कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा फ्यूल प्राइसेस के ऊपर। देखें, एक आपकी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल, उसके लिए आप स्पेशल इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप मुझे अंदाज़ा नहीं है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी कंजम्पशन जो है ओवरऑल जो फ्यूल की जो कंजम्पशन है कंट्री में वो इट विल नॉट बी मोर देन 30% जो इंडस्ट्री के ऊपर होता है। बट इंडस्ट्री जो है वो बड़ी हार्डशिप में है फ्यूल की प्राइसेस की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है सप्लाई में। सही है। दूसरा जो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्यूल से पैदा होती है या अदर सोर्सेज से पैदा होती है उसके जो है टैरिफ बड़े हाई हैं। तो इसको मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप इस तरीके से ना देखें कि इसकी प्राइसेस क्या हैं। हम ये कहते हैं एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म होने की नाते से या टेक्सटाइल के फोरम के उनके बिहाफ के ऊपर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने कंपेटिटिव कंट्री, कंबोडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, उनकी ये टैरिफ देखें, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ देखें, गैस के टैरिफ देखें, आप उनके बराबर कर दें। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ आ जाती है कि एफिशिएंसी के ऊपर वो फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना रोल है वो प्ले करें, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो चीज़ें करने वाली हैं वो तो करनी चाहिए ना उनको। पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं और पॉलिसी जो सस्टेनेबल नहीं है। किसी भी इतनी बड़ी इकोनॉमी को जो सपोर्ट कर रही हो, सबसे ज़्यादा वो टेक्सटाइल हमारे पाकिस्तान से सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल सही। आपको कम 5 से 10 साल के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। जब उसमें कंसिस्टेंसी होगी, ना सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इन्वेस्टर और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आके इंडस्ट्री लगाएंगे। उनको पता होगा कि पॉलिसी में क्लैरिटी है। अच्छा।
आपको लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, जहां हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपने उस इन्वेस्टर को जो कहीं बाहर चले गया था, इस वक्त बातें हो रही हैं कि एमनेस्टी दे दी जाए, बहुत ज़रूरी है। अब एज अ डायरेक्टर MTM आप टॉप 10 फर्म्स के अंदर हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त एमनेस्टी की ज़रूरत है, या जो हमारा इन्वेस्टर, पहले तो फॉरेन इन्वेस्टर को तो बाद में देखें, पहले अपना इन्वेस्टर जो इस मुल्क को छोड़ के चले गया है उसे वापस लाना इस वक्त ईजी होगा अगर हम ये यमन मुआहदा भी हो जाता है, दुनिया भी आगे बढ़ जाती है और हमारा किरदार इस पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिक है? देखिए, पाकिस्तान जो है ना इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बिलाल साहब, और स्पेशली जो टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री है वो उसके लिए ये मदरलैंड है। एक टाइम था हमारे पास तकरीबन हम 12 से 14 मिलियन बेल के ऊपर चले गए थे जी, जब हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम थे और वुडन प्लॉइंग होती थी और सीड भी एडवांस लेवल के अवेलेबल नहीं थे, पेस्टिसाइड एडवांस नहीं थे, वायरस और बैक्टीरिया फसलों को जो है फौरी तौर पे अटैक कर रहा था। अब एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पेस्टिसाइड भी अवेलेबल हैं, हम 6 मिलियन क्रॉस कर, टेक्नोलॉजी भी एडवांस 6 मिलियन से क्रॉस नहीं कर पाते। ब्रिटिश ने जब यहाँ पे आए तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब है, जहाँ पे भी उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें हाफ वर्ड से ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट थी और यहाँ से टेक्सटाइल की मसनूआत की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में पूरी करते थे। तो हमने उसमें जो है अमेंडमेंट्स नहीं की, उसमें उसको रिफाइन नहीं किया और हमने अपने रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगेन मैं बात करता हूँ पॉलिसी की, तो उसमें क्लैरिटी लेके आएँ। और जैसे मैंने कहा कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसी तरीके से आपके पास इस जैसे हमने कहा कि 12 मिलियन बेल से हम 6 मिलियन बेल के ऊपर आ जाएँ। आज भी हमारे पास बलूचिस्तान की लैंड अवेलेबल है, उसमें भी हमने कॉटन ग्रोथ बहुत अच्छी है, कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी ना भी हो, वहाँ पे हम रीजनरेटिव और ऑर्गेनिक कॉटन जो है वाटर स्टोरेज एरिया बनाए हर 5 किलोमीटर के ऊपर। उस स्टोरेज एरिया में से स्प्रिंकलर और ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू जो है कॉटन को जो है वो वाटर जो है पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन को वैसे ही जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी आर ऑलवेज देयर। तो हम इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि जी वो सेंट्रल पंजाब, इंटीरियर सिंध, वो वहाँ पे कॉटन ग्रोइंग एरिया था, शुगर केन में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास इतनी लैंड पड़ी हुई है, आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, बुनियादी खाम माल जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यान को एक्सपोर्ट करके बड़ा खुश होते हैं। जी, हम वैल्यू एडिशन में जाते हैं, वैल्यू एडिशन में नहीं जाते, जबकि वैल्यू एडिशन में ही प्रॉफिट है। और फिर वैल्यू एडिशन में भी मज़ीद सप्लाई चेन जो है उसको उसमें भी वैल्यू कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम वो आर्टिकल या उन ब्रांड्स या उन लेबल्स के साथ काम करें या उन गारमेंट्स के ऊपर काम करें जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, हम हाई वैल्यू जो है वो आर्टिकल जो है उठाएँ, और वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ तक बात है कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान तो बहुत से वापस आ रहे हैं, एक टाइम था बांग्लादेश में गए थे, बांग्लादेश से अब पाकिस्तान में आ रहे हैं। इवन चाइना में जो इन्वेस्टर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं वो पाकिस्तान आना पसंद कर रहे हैं, और इसलिए कि यहाँ पे इन्वायरमेंट कंपेयरिंग विद अदर कंट्री बड़ा ही अच्छा है। और आज मैं बिलाल साहब जान के आपको तो खैर पता है, बट मैं शेयर करके मुझे खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है, जो रोल मॉडल पाकिस्तान बना हुआ है, तो अगेन ये अपॉर्चुनिटी जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आपको जैसे आपने कहा कि पहले हम बांग्लादेश गए, फिर ये दीगर ममालिक में गए, लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा जो इस वक्त हमारी लीडरशिप चली, जैसे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब काम कर रहे हैं, हमें एक ऐसा एक फ्रेम बना देना चाहिए, जैसे सैयद आसिम मुनीर साहब काम कर रहे हैं, कि हमें पता हो कि ये एक बार इन्वेस्टर पहले बांग्लादेश जा चुका है, ये फिर दुबई गया है, इससे पहले भी 2-3 और ममालिक जा चुका है। इसका मतलब है हमारे पास छोटा स्पैन का टाइम आता है, जब इन्वेस्टर आता है हम उसे एंटरटेन नहीं करते, FBR का फंदा गले में डालते हैं, अल्टीमेटली वो भाग जाता है, और फिर अच्छा वक्त आता है, फिर आता है और फिर अपना वो कमा के जाता है, फिर तो पाकिस्तान से फ़ायदे उठा रहा है, ना कि हमारे मुल्क को सर्व करके जा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो फील्ड मार्शल साहब की बात है, एक नॉलेज जो उनकी एफर्ट्स हैं, मिनिस्टर की एफर्ट्स हैं, बट दिस इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। कोई भी इंडिविजुअल ना ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है ना मुल्क को चला सकता है। डेफिनेट हमारे पास बैक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम भी है, थिंक टैंक भी है जो इन चीज़ों के ऊपर काम करते रहते हैं।
बट अल्टीमेट क्रेडिट गोज टू लीडरशिप। बिल्कुल। ये तो 100% एक 100% clarity है ना, दिस इज लाइक अ दुनिया तारीफ कर रही है। दुनिया तारीफ कर रही है। अब हमारे पास इस तारीफ को इंगेज करने की ऐसे अपॉर्चुनिटी क्या गेन होती है कि जिन ममालिक के लिए, स्पेशली यूएसए के लिए हम काम कर रहे हैं, ईरान के लिए काम जो कर रहे बड़ा हैं, 5 अरब डॉलर से बाहर की USA मंडी से है। आप टैरिफ फ्री FTA करें, FTA बिल्कुल। ईरान से आप लो प्राइसेस के ऊपर Yes, फ्यूल इंपोर्ट करें, तो हम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक FTR की बात की है आपने, डेफिनेट वहाँ पे बड़े ग्रे एरियाज हैं जो इंडस्ट्री के रिफंड होते हैं, वो इतने डिले बहुत होते delay हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस, चलो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मुश्किलात हैं, लेकिन स्मॉल और मीडियम वो dependent ही सारा उस पे है। ग्रो कर ही नहीं सकते। 2 घंटे करते हैं। 2 घंटे में गए तो खत्म। इसको ऑटोमेटेड होना चाहिए। अगेन दिस इज़ अ पॉलिसी मैटर। हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं उनको इन चीज़ों को टेकअप करना चाहिए, और इस तरीके से फॉर एग्जांपल एक चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है तो उसका ऑटोमेटिकली रिफंड जो है उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र। बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन है, पूरी दुनिया AI पे काम कर रही है। अब हम अभी भी जो है 90-80 या 90 के डेकेड में बैठे हुए हैं, तो हमें इसके ऊपर भी, इसलिए मैं कहता हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोथ दे नीड टू पुट देयर हेड्स एंड शोल्डर टुगेदर। इस क्राइसिस में से बाहर निकलना, इसको जो है ट्रैक के ऊपर लेके आना और स्पीड के साथ आगे बढ़ने में कोई कबाहत नहीं है, बट सिमिलैरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होनी चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर कि हमने इस एक्सपोर्ट को डबल करना है। आप साइमल्टेनियसली बाकी इंडस्ट्री के लिए भी ग्रो करें, IT के ऊपर इन्वेस्ट करें, सर्विसेज के ऊपर इन्वेस्ट करें, लेकिन जो हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है वो है टेक्सटाइल, जिससे आप ना सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बल्कि अपनी जो इकोनॉमी की बैकबोन है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अपनी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नसर अली ज़िया साहब, हम ऐसा मौजूद थे, वही तफसील के अंदर चीज़ों को ब्रीफ कर रहे थे कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को वाज़ेह अंदाज में कैटेगराइज करना होगा कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे दुनिया की सुलह के तौर पर सालसी किरदार अदा करके हमने अपने आप को बड़ा साबित किया, प्रोग्रेसिव जाहिर किया, ऐसे अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी सोच, इसी विजन, इसी मोमेंटम को लेकर अगर हम इंडस्ट्री की तरफ भी आएँ तो एक मुरत्तब पॉलिसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत देर से मुतालबा है कि जहां हम सफारती सतह के ऊपर मुनज़्ज़म हैं, ऐसे हम इकनॉमिकली थोड़ा मुनज़्ज़म अपने आप को करें तो चीज़ें बहुत देखें। यही सही फील्ड मार्शल सैयद यासिर मुनीर हैं जो कारोबारी अफराद को बुला के कहते हैं आप खुल के कारोबार करें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये विजन और उसी विजन के तहत एक पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो 10 साल के लिए हो, लोगों को पता हो कितने मार्जिन में कहाँ खेला है, मेरे ख्याल में इस बड़ी कामयाबी के बाद इधर बढ़ा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत रोशन मुस्तकबिल जो है वो खड़ा इंतजार कर रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त मोहल्ले वकू और ख़ास तौर पर कसाद बाज़ारी टेक्सटाइल के हवाले से। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल सरवर मौजूद हैं, पाकिस्तान की इकलौती टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने वाले ज़फ़र इकबाल सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जफ़र साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साबिक चेयरमैन फेडमिंग भी रहे, फैसल भाई वाने सनत तजारत से भी वाबस्ता रहे, आपने टेक्सटाइल पॉलिसी भी बनाई। इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा नज़र आ रही है, बिलाशुबा डिक्लाइनिंग पोजीशन में है। अभी सारे टेक्सटाइल के मालिकान ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं मज़ीद डिक्लाइन नज़र आएगा। आपका समझ नहीं है डिक्लाइन अभी चलना है, कितनी देर चल सकता है, क्योंकि आगे बजट 2026-27 आ रहा है, तो हम कहाँ खड़े हैं और हमने अपना मूव कौन सा लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जितने भी दोस्त हैं उन सबसे ये बात मैं एग्री करूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक, पहले तो डिप्लोमेटिक चैनल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टॉप पे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब एक बहरान पैदा होता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मौजूद है, तो डिक्लाइनिंग पोजीशन है, लेकिन आने वाला फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है। वक्ती तौर पर तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ के अंदर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी पॉलिसीज़ को ईज़ कर देना चाहिए था बिजनेसमैन के ऊपर, क्योंकि जो डिक्लाइनिंग पोजीशन पे दुनिया अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, हमारे यहाँ पे अभी कोई सपोर्टिव रोल नज़र नहीं आ रहा है। कोई किसी किस्म की सपोर्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइनिंग पोजीशन में नहीं की गई है। दुबई है कि दूसरे ममालिक है जहाँ पे चलो उन्हें अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट बैकअप प्लान भी है, हमारे को नहीं। इवन यहाँ पे डिक्लाइनिंग पोजीशन के ऊपर भी वो कंपेरिजन कर रहे हैं, जब भूमि पोजीशन वाली पोजीशन थी जो अदारे टैक्स कलेक्शन के हैं उनको उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं
वो ये नहीं देख रहे कि इस वक्त जहाँ पे 4000 वर्कर है वहाँ पे 2000 वर्कर काम कर रहे हैं, वो मतलब उसी पोजीशन को लेकर टैक्स की जो रेशियो है सख्त किया हुआ है, बजाय इस वक्त बिजनेसमैन को ईज़ करने के इतना टैक्स कलेक्शन की तरफ नोटिस जा रहे हैं। वो बेचारे पे कहाँ से करना, वो तो इंडस्ट्री के लिए अपना कैपिटल भी उनके पास मौजूद नहीं है कि इंडस्ट्री को भी रन कर सकें। हम तो ये डिस्कस करने आए थे कि क्या एमनेस्टी आनी चाहिए। इस वक्त डिस्कस हो रहा है कि पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर है जब उसे सेफ हेवन चाहिए होगी तो जो सुलह कराने वाला है वो सेफ हेवन के तौर पे भी तो नज़र आएगा। तो फिर पहले भी मामला ख़राब हुए तो फील्ड मार्शल से यासिम मुनीर बुला के इंडस्ट्रिस्टों कहते हैं हौसला करें, हम आपके साथ हैं, आप काम करें खुल के। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं FBR की री स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। तो फिर कौन यकीन दहानी इस चीज़ की कराएगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट कारोबार करना चाह रहा है, इन्वेस्टर बाहर आना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए जो माहौल है वो कुछ कठिन है, सांस लेना दुश्वार है। मैं बिल्कुल पहले जैसे बातों में कहा कि स्पोर्टिंग रोल प्ले आना चाहिए था, तो इशारा मेरी तरफ था। तो देखें इस वक्त आप ये जो फरमा रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान के पास मौजूद है इन दी सेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स के अंदर, पावर डिप्लोमेसी के अंदर, क्योंकि अब दुनिया में एक मैसेज जा चुका हुआ है कि सिर्फ ट्रेड या इस तरह की बेस के ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सेफ नहीं है। लेकिन जब तक आप मिलिट्री वाइज न्यूक्लियर वाइज आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी तो इन्वेस्टर वहाँ पे सेफ नहीं है। ये पोजीशन तो पाकिस्तान की एक बिल्ट हो चुकी है। मतलब जिस पाकिस्तान को कहा जाता था यहाँ कोई लैंड नहीं करेगा, ये दहशतगर्दों का मुल्क है, फ़लाँ जो सूलतकार, आज ईरान और अमेरिका कहता है कि सुलह होनी है, देयर इज़ नो ऑप्शन अदर देन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद अकार्ड, इस्लामाबाद टॉक्स ने ये साबित किया कि इस सुलह के बाद दुनिया का सारा रुख आपकी तरफ होगा। फिर हमें उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मौके, फॉरेन इन्वेस्टर को जब कायल करना है उससे पहले फिर लोकल इन्वेस्टर से फॉरेन इन्वेस्टर देखते हैं ना कि घर वाले खुश है, बाहर ला फिर कुंडा खड़कांदा। लेकिन जी इस वक्त जो आपका गल्फ रीजन है और दुनिया का जो रीजन है उसकी सारी नजरें पाकिस्तान जी। के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए टाइम लगता है। जेवीज हर चीज़, बड़े बड़े लोग अब जो यही वो पाकिस्तानी हैं जब इस तरह की जब पोजीशन थी, जब मुल्क के अंदर एक दहशत गर्दी की मुल्क में अंदर में मौजूद नहीं था, ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क था सारी उसके करते थे जिसको हमें भुगतना पड़ गया, दूसरों की जंग में हम शामिल हो गए और खाम खा में अपने गले में हमने पता डाल लिया। तो वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की जंग लड़ी है। तो पाकिस्तान चूँकि एक न्यूक्लियर पावर था, इस एरिया में उसके खिताब थी, तो उसको एज ए टेररिस्ट स्टेट प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। तो आज अल्लाह ताला की ज़ात तो एक बेनियाज है, आज साबित कर दी कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं, एक अमन का गवारा, दुनिया मैसेज जा रहा है। इन्वेस्टमेंट श्योरली है, आएगी यहाँ पे, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट को जो पाकिस्तान में आई है इस तरह की पॉलिसीज़ को फौरी तौर पर लेके आना चाहिए। वो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर के लिए ना हो कि मौजूद हो कि आप इनपुट मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी को डाइवर्ट कर सकें एक्सपोर्ट बेस के अंदर। वो इंपोर्ट बेस्ड जो इकॉनमी है उसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। फिर एमनेस्टी लानी चाहिए पाकिस्तान को इधर जो पाकिस्तान, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में पैसा लेके आ जाए तो हमें बाहर के पैसे की जरूरत ही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा अगर 30% आप ले आए ना तो हमें IMF भी वापस कर देंगे हम। ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये तो उन्होंने बड़ा मुहतात अंदर 30% बात की, मेरे हिसाब से 15% भी वापस आ जाए तो बड़ी बात है। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ तो 50% तो पहले डिवैल्यू हो चुका है। और वो भी चाहते हैं कि वहाँ से निकाल लें, लेकिन निकाल के लेके कहाँ जाना है, अब अगले ने अपॉर्चुनिटी देनी। देखें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम एक इस पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने साबित किया है दैट पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट ट्रांजिटरी हब। अब जो पाकिस्तान पूरा रिकॉर्ड जो है एक यहाँ पे ट्रांजिटरी तौर के ऊपर कराची में और ग्वादर में, और ग्वादर एक आपके एक ऐसी स्टेट डेवलप हो सकती है जो आपकी गल्फ रीजन को भी सेव कर सकती है। बिल्कुल सही, ठीक है। हम अपना बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना सकते हैं वहाँ पे। मोहसिन नकवी साहब ने आइलैंड का भी जिक्र कर दिया कुछ, अब वो देखने हमने यहाँ जाके नहीं, वो बिल्कुल उनके ग्रीनरी मैं चीज़ है उनकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उनका तलब एक ग्रीनरी ग्रुप के साथ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चीज़ ये आती है कि देखने वाली बात ये है कि हम इस मौके को इनकैश कैसे कर सकते हैं। बातें कर लेना बहुत आसान है। तो मैं समझता हूँ इस पीस प्रोसेस के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस साथ कश्मीर के एजेंडा को भी शामिल करना चाहिए। ये हमारे पास इस वक्त जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने इस खित्ते में पीस रखना है तो मेरी बात याद है कि जैसे इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है तो इसी तरह पाकिस्तान और कश्मीर का शायद बुज़दिल हमसाया खुद ही विड्रॉ कर दे कि पाजी तुसी तगड़े हो। दिस द गोल्डन चांस। तो इसको भी मैं समझता हूँ उस एजेंडे के अंदर शामिल कर लेना चाहिए ताकि ये एक जो कश्मीर का जो पॉइंट है जब ये रिजॉल्व हो गया तो ये पाकिस्तान आलमोस्टली जो है ना, अब आलमोस्टली क्या मैं कहूँगा इकोनॉमिक सुपर पावर के साथ साथ
जो है हम एक वर्ल्ड लीडर के तौर के ऊपर भी इस क्षेत्र में सामने आएंगे। जफर साहब आगे बढ़े तो क्या आपने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी, इस वक्त 2026-27 का जब बजट आने जा रहा है, आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या मशवरा देंगे अपने विजन के मुताबिक कि हमें किधर और कौन सी पॉलिसी और कौन से नुकात मरकज़ी 2-3 रखने चाहिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो भी करे, अगर इन्वेस्टर आता है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी या दीगर चीज़ों में ना जाए बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए, और ये जो हमारी बैकबोन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको हम ज़रा मोर पावरफुल कर सकें। बड़े चीज़ें की जैसे पॉइंट है, सेल्स टैक्स को पहले तो जीरो रेट करना चाहिए। अगर ज़ीरो रेट नहीं करते तो कम से कम जो फिक्स कर लें, नहीं फिक्स तो आपका वेरी करता जाएगा 4-5 के तो मतलब जैसे फंड 12% होता है उसको कम से कम 14% पे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली हम तो 18% पे कर रहे हैं, तो जो थ्रेश होल्ड है उसकी वैल्यू कम करें। DLTL जो एक इंक्रीजिंग पोजीशन के ऊपर एक्सपोर्ट को आप इंसेंटिव दें कि जनाब आप इंक्रीज़ करते हैं तो हम आपके इतने % आपको रिफंड देंगे। उसके बाद टैक्स की पॉलिसीज़ को ईज़ करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एनर्जी जो है 9.5 सेंट के ऊपर उसको लेके आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी इज़ द मेजर फैक्टर। जो आप बहुत सारी मतलब जो टेक्सटाइल है वो नो डाउट कि उनको एक सोलर प्रोजेक्ट जो है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हर SME हर जगह के ऊपर नहीं लगे हुए, तो बहुत सारी इनपुट बेस के ऊपर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इंडस्ट्री को टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ और सपोर्ट फंड में से पाकिस्तान देना चाहिए, और जो इन्होंने फ़िक्स टैक्स रजीम को ख़त्म करके मिनिमम टैक्स रजीम में लेके गए थे, वो पुराने सिस्टम को ही बहाल किया जाए। 2% जो टैक्स काट रहे हैं उसमें से 1% तो हमारा फिक्स है, एक में फिर वो आपने अपने ऑर्डर करवाने ये करवाने, इतने एक्सपोर्टर्स के झंझट से निकालें, वन विंडो पे रखें। जैसे आपने नागरा में चले जाते हैं, एक जगह खिदमत मरकज़ में चले, एक ही विंडो के अंदर सब प्रॉब्लम होती है, तो एक ही विंडो के अंदर इसको रखें एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्टर को जितना फैसिलिटेट करेंगे उतना सरमाया आएगा, और आपका इन्वेस्टर भी इंडस्ट्री में उस वक्त अट्रैक्ट होगा जब उसको पता होगा कि मैं यहाँ पे सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर, सेफ पॉलिसीज़ के अंदर, टैक्स इंसेंटिव्स के अंदर मुझे फैसिलिटेशन मिल रही है, तो वो भी आपके साथ जीवी करने को तैयार है। बिल्कुल सही है। ज़फ़र इकबाल सर साहब मौजूद है बहुत ही डिटेल में। बेसिकली ये वो शख्सियत जिन्होंने टेक्सटाइल पॉलिसी पाकिस्तान की एक अकलौती अभी तक बनी है वो बनाई है, और चीज़ें इन्होंने वाज़ह करके कुछ चीज़ों को कैटेगोरिकली क्लियर करके चलें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दो चीज़ों के ऊपर ख़ास फोकस किया जाए, ताकि हम दुनिया के अंदर, जब दुनिया ने इस जंग से खुलना है तो हम आसान भी हों और लोगों के लिए सस्ते भी हों, क्योंकि डेफिनेटली लोगों ने जो कसाद गुजारी है उसका इम्पैक्ट 6-7 महीने तक पूरी दुनिया पे जाना है। तो उससे निकलते निकलते ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है टेक्सटाइल, लेकिन हमने अपनी चीज़ों को इतना चीपर रखना है कि लोगों के लिए हम एक्सेप्टेबल भी हों, अपनी मार्केट को भी वसअत इख्तियार कर सकें, ताकि आने वाले महीने जो है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।